मोहतरम नाजरीन और आदरणीय दर्शकगण, हमारी 2 अरब साल पुरानी ज़मीन 1 अरब 50 करोड़ साल तक बिल्कुल सुनसान निर्जन थी। पहाड़ों का सिलसिला था, को आतिशफ़िशा पहाड़ बन रहे थे, मिट रहे थे। पत्थरों का बोलबाला था, पत्थरी ज़ीनत ज़मीन थे। और अब आज के मौजूदा दौर में 3 हिस्सा समुंदर है, यानी पानी, और 1 हिस्सा ज़मीन है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आबादी जानवरों की समुंदर में है, उससे कहीं कम ज़मीन पर होगी। इसलिए समुंदर और अहमियत इख्तियार कर गया है ताकि उसका दोहन हो सके और आर्थिक दृष्टि से उसको हम काम में ला सकें। जहाँ एक और बहुमूल्य धातुएं और तरह तरह के बहुमूल्य पत्थर ज़मीन पर मिलते हैं, उसी तरह से हमारे समुंदर में भी बहुमूल्य धातुओं का और सबसे ज़्यादा बहुमूल्य पेट्रोल आज के ज़माने में जो है, क्योंकि इंडस्ट्रियल दौर है, उसमें शक्ति के लिए ये ज़रूरी चीज़ है। यही वो उस समुंदर ही घर है। बल्कि खुश्की पर होने वाली, रहने वाली, पैदा होने वाली पर्ददार समुद्री चट्टानें, जिन्हें हम खुश्क समझते हैं और सोचते हैं इसका शायद समुंदर से कुछ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ एक तरफ ताज़ा पानी की परतदार चट्टानें बनती हैं, वहीं दूसरी तरफ समुद्री परतदार चट्टानें बनती हैं। यही समुद्री परतदार चट्टानें हमारे लिए नेमत हैं, क्योंकि इसी में तरह तरह के ख़जाने जो हमारे विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं, छिपे हुए हैं। अब उनका दोहन करना है, उसके लिए उनकी तलाश करना है। तलाश के लिए मिसाल के तौर पर एक इकोनॉमिक मिनरल आर्थिक दृष्टि से जो है वो पेट्रोलियम है, जो इंडस्ट्री में काम आता है। बल्कि जीवन के हर हिस्से में उसका पदार्पण हो चुका है। अब उसको तलाश कैसे किया जाए, ये एक अलग मसला है। उसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे सबसे पहली चीज़ है। और जब जियोलॉजिकल सर्वे या अन्वेषण करके ये पता चल गया कि यहाँ पर परतदार चट्टानें हैं, तो अब वहाँ पर ये शुरू हुआ कि स्टडी कैसे की जाए। सेडिमेंटोलॉजिकल स्टडी हुई। अब उससे ये तो पता चल गया कि ये सैंड स्टोन है कि शेल, क्ले स्टोन या सैंड या लाइम स्टोन है। क्योंकि ये सब ही अगर मोटे तौर से देखे जाएं तो बिल्डिंग मटेरियल में काम आते हैं, लेकिन इनमें जो खजाने छुपे हैं उनके दोहन के लिए इनका ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन होता है। जैसे पेट्रोल के दोहन के लिए अब पेट्रोलियम अन्वेषण के लिए माइक्रो फॉसिल्स, अगर वो मिल गए, क्या कहना, पता चल गया मैराइन सेडिमेंट्री रॉक है, एज भी आसानी से मालूम हो गई। वो नहीं मिले तो पैलिनोलॉजिकल स्टडी उससे थोड़ा कम अहमियत रखती है। अब उसने बताया कि डायनोफिलेट्स जैसे और बहुत से मैराइन प्लांट्स हैं, जिनसे पता चला कि ये समुद्री परतदार चट्टानें हैं। इसी तरह से जब देखा ना तो भाई कोई फॉसिल मिल रहा है, माइक्रो फॉसिल, ना पैलिनो फॉसिल, अब क्या किया जाए। खाली उसके सेडिमेंटोलॉजी के स्टडी से तो बात पता नहीं चल पा रही है। तो उसके लिए एक पुल बनाया गया, वो है इक्नोलॉजी नामक पुल। ये वो ब्रांच है जियोलॉजी की जो बताती है ट्रेस फॉसिल, यानी उन जानवरों का घर जिनके नाम पर वो फॉसिल है। आप ये मान लीजिए जैसे यू शेप का कोई बरो है, बिल है, जो खाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा,
ग़िज़ाएँ तरती हुई उसी में इकट्ठा होंगी। उसमें स्कोलिथास नाम का जानवर रहता है। इसी तरह से कुछ ये रसूखोर यानी सेडिमेंट ईटर जानवर हैं, कॉन्ड्राइटिस वगैरह, वो जो बरो बनाते हैं, डेंड्रिटिक पैटर्न बनाते हैं। अगर स्कोलिथास लिनेरिस नाम का यानी स्पीशीज, जीनस तो हो गया स्कोलिथास, स्पीशीज हो गई लिनेरिस, अगर वो मिल गई किसी चट्टान में यू शेप में, तो पता चलता है कि ये मुतलातिम समुंदर है, शैलो और मुतलातिम, यानी तूफान आते रहते हैं। अब ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अब यही कॉन्ड्राइटिस जब मिलता है किसी परदार चट्टान में, तो बताता है कि यहाँ पर रिड्यूसिंग कंडीशन थी, यानी ऑर्गेनिक वहाँ पर आमतौर से ज़्यादा उसके अंदर अज्जा पाए गए और ऑक्सीजन उसमें नहीं थी, उस एटमॉस्फेयर में। मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया हैं जहाँ पर के जानवरों ने देखा कि हमारे लिए मुनासिब स्थान है, नर्म स्थान है, साथ ही साथ देखा कि हमारे लिहाज से रवेदार चट्टान, माइन्यूट रवेदार चट्टान यानी क्ले स्टोन, शेल या फाइनर ग्रेन सैंडस्टोन है या कोर्स ग्रेन सैंडस्टोन भी वहाँ पर आपको, चूँकि ये नरम होता है, उसके अंदर आपको ट्रेस फॉसिल बहुतायत से मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। अब ट्रेस फॉसिल का क्या होता है कि ये जो जानवर जो जैसे सेडिमेंट ईटर हुए या और दूसरे जानवर जो छेड़छाड़ करते हैं अपनी आदत के मुताबिक इन सेडिमेंट से, इन सैंडस्टोन से, इन क्ले से या शेल वगैरह से, जो अपने ज़माने में जब था ये जानवर ज़िंदा थे और साथ ही साथ समुंदर हिलोरे मार रहा था और फर्श समुंदर नर्म था, तो उन्होंने उसमें छेड़छाड़ की, यही बायोटर्बेशन कहलाती है। बायोटर्बेशन का क्या मतलब हुआ कि इन तमाम समुद्री जानवरों के जो छोटे हकीर बेरीड़ की हड्डी के जानवर थे, उन्होंने छेड़छाड़ करके इसको या तो रिजर्वायर रॉक में तब्दील कर दिया या अपने म्यूकस का इस्तेमाल किया अपने बरों की बाउंड्री को मजबूत करने के लिए। तो जो रिजर्वायर के गुण थे, यानी उसमें मसाम दार होना या छेद होना, पोरस होना, वो सब को ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इस तरह से ये हमारे जो ट्रेस फॉसिल्स हैं, ये दोनों किस्म की जानकारी देते हैं कि आया ये एरिया तेल ढूंढने लायक है कि नहीं है, या यहाँ पर जो रिजर्वायर रॉक्स की प्रॉपर्टीज़ थी सैंडस्टोन वगैरह में, यानी तेल इकट्ठा करने की क्षमता या भंडारण की क्षमता वो है, ये नष्ट हो चुकी है। ये सब तो खैर चलता ही रहता है स्टडी से, लेकिन इसके लिए क्या होता है, नमूने की ज़रूरत होती है। अब कौन से नमूने चाहिए? इसके लिए नंदासन जो कैम्बे बेसिन में गुजरात में एक जगह है, ये अहमदाबाद महसाना ब्लॉक के बीच में पड़ता है। वहाँ पर जो बहुत पहले कोल ये कुएं ड्रिल हुए थे जानकारी के लिए, कैट्सवेल या बल्कि और भी दूसरे ऑयल वेल, उसमें कुछ तो रशियन कोर थी और कुछ या इंडिया में ही कोर ली गई थी। रशियन कोर तो बस समझिए जैसे 10 पैसे का सिक्का हुआ करता था, या अठन्नी समझिए, इतनी ही बस गोलाई की थी, छोटी छोटी। उनको जैसे हम देखते थे तो उसको देखने में बड़ी मुश्किल पेश आती थी, क्योंकि बड़ी पतली पतली होती थी। सबसे पहले चाहे वो कोर रशियन की हो, वायरलाइन कोर हो, चाहे अपने इंडियन बैरल से ली गई कोर हो, दोनों को ये
उसका मड हटा करके पानी से धो के देखा जाता है, साफ करके देखा जाता है। असल में कोर इसलिए ली जाती है क्योंकि जब ड्रिलिंग होती है तो जो परतें होती हैं चट्टानों की, जैसे सबसे पहले ऊपरी परत एक है, फिर उसके बाद दूसरी नई परत चढ़ी, तीसरी, मान लिया जैसे अपने कैम्बे को लीजिए, यहाँ 4000 मीटर अर्ली क्रिटेशस की मोटी परत है, उसकी अर्ली क्रिटेशस की इग्नियस रॉकी ट्रैप जो कहलाता है, उसके ऊपर ये तमाम कड़ी, कलोल, ये सब फॉर्मेशन, ये चट्टानें बनी हैं। तो अगर इन चट्टानों को ड्रिल किया जाता है तो ऊपर जो यंगर एज की चट्टानें हैं, जैसे नीचे तो मैंने बताया अभी अर्ली क्रिटेशस यानी 65 लाख साल समझ लीजिए, 65 मिलियन ईयर, लेकिन जो ऊपर चट्टानें हैं वो तो यंगर होंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पुरानी हुई वो सबसे नीचे, जो उससे नहीं उसके ऊपर, जो उससे हुई नहीं उसके, और सबसे नहीं ऊपर, और उसके बाद फिर मट्टी, जिसे अलूवियम कहते हैं हम लोग जियोलॉजिकल लैंग्वेज में। तो जहाँ अलूवियम दिखा वो तो मान लिया गया ये रीसेंट है। अब उसके बाद जो पथरीली चट्टानें दिखी, अरे भाई ये कलोल फॉर्मेशन है, मतलब ये है कि ये लेट ईओसीन है या अर्ली ईओसीन है, मतलब ये कि हजारों साल पुरानी चट्टानें हैं। फिर तो ऊपर जो जंगल चट्टानें हैं वो करोड़ों साल वाली चट्टानों में या लाखों साल वाली चट्टानों में उनके नमूने मिक्स होके आते हैं। नतीजा ये होता है कि सही उम्र नहीं पता चल पाती, उसके लिए फिर बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए ये ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है, एक कोर बैरल डाला जाता है, 9 फीट का होता है, उसमें 9 फीट का सैंपल लिया जाता है, बहुत एहतियात के साथ, सावधानी के साथ कोर बैरल को बिल्कुल साफ सुथरा करके, लोहे का कोर बैरल होता है, उस ड्रिलिंग मशीन में, रिग में लगाया जाता है। और जो पाइप्स, जब ड्रिलिंग होती है, जो पाइप्स ड्रिलिंग की वजह से नमूने इकट्ठा होते हैं, जो मिक्स्ड होते हैं, उनको डिस्कार्ड करके पूरा जितना भी उसके अंदर का वो क्या उसे कहते हैं, सिलेंडर समझ लीजिए या बड़े बड़े पोल समझ लीजिए, वो सब निकाल के बाहर कर दिए जाते हैं और फिर दोबारा नए सिरे से कोर बैरल डाला जाता है। ये कोर बैरल में 9 मीटर का सैंपल आ जाता है। ये एग्जैक्ट उसी जगह का सैंपल होता है जिस जगह की वो चट्टान बेधी जा रही है। मान लिया अगर कलोल में ये बेदी जा रही है तो बस करोड़ का निकलेगा, लेकिन अगर वो वाले कटिंग नमूने होते हैं तो उसमें कड़ी और कलोल दोनों के मिक्स मिलेंगे। तो इससे ये पता चला कि हमें कोर सही एज मालूम करने के लिए कोर ज़रूरी है। अब जनाब कोर ले ली गई, अब उसको कोर लाइब्रेरी में, जो आमतौर से महसाना में भी है और अहमदाबाद में भी है, हर ONGC के हर म्यूज़ियम में कोर का इंतज़ाम किया था, उसको एहतियात से रखने का, ताकि उसमें किसी भी किस्म का कंटेमिनेशन ना होने पाए, मिलावट ना होने पाए। अब उन कोर को लिया गया सैंपल को, अगर वायर से बंधी हुई रशन कोर है उसको भी एक एक निकाला जाएगा, जो पतली पतली होती हैं सैकड़ों के टुकड़े में, उसको यूँ उलट पलट के देखा जाता है भाई कि इसके अंदर मतलब ये ट्रेस फॉसिल हैं कि नहीं। इसमें यह खराबी होती है ये पतली वाली कोर में, जो जैसे 98 के सिक्के के मोटाई की है, कि उसके अंदर आपको वर्टिकल वाला ट्रेस फॉसिल नहीं साफ पता चलेगा। लेकिन जो इंडियन कोर हैं वो 9 मीटर की पूरी सलोतर आ जाती हैं, तो उसमें जितने भी किस्म के ट्रेस फॉसिल होते हैं अलग अलग टाइप के, चाहे वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल, चाहे गोल या शाखदार, सब मिले जुले अगर मौजूद हैं तो आ जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो कोर हमने लिया,
अब उसके अंदर हमने देखा कि भाई एज तो कलोल है, कलोल फॉर्मेशन की है, यानी ईओसीन की आप मान के चलिए। एज तो मालूम हो गई। अब ये मालूम करना है कि उसमें एटमॉस्फेयर उस ज़माने क्या था, इकोलॉजी क्या थी, समुंदर के किस हिस्से में ये कोर बनी या ये चट्टान बनी जिसका ज़मीन के नीचे कोर ली गई। क्योंकि ज़मीन के नीचे भी चट्टानें हैं ना, जैसे आप जानते ही हैं कि आइसोस्टेसी नज़रिए के तहत पहाड़ जितना ऊपर होता है उतना या उससे ज़्यादा नीचे होता है, और कील की तरह से वो जनाब धंसा रहता है। और उसमें एक चीज़ और होती है कि ये जो हैं ये रूट ऑफ द माउंटेन कहलाती हैं, जड़ें कहलाती हैं, रूट ऑफ द माउंटेन, यानी जो जड़ में है वही पूरे पहाड़ में होगा, ये समझिए आप। तो उसके लिए किया जाता है कि अगर वर्टिकल एंगल ऑफ डिप है, यानी झुकाव, चट्टानों का झुकाव अगर वर्टिकल है तो थोड़ी दूर चलेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई ऊपर सैंड स्टोन है, तो इसके बस एक आध मीटर दूर जाने पर ज़मीन के नीचे भी सैंड स्टोन मिलेगा। लेकिन अगर आपने देखा कि एंगल ऑफ डिप यानी चट्टानों का झुकाव वो ज़रा न्यूनतम है, तो वो काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है वो देखने के लिए कि अगर यहाँ सैंड स्टोन है तो कितने किलोमीटर दूर जाके यही वाला सैंड स्टोन मिलेगा। इसलिए ऐसा किया जाता है कि जैसे जियोलॉजिकल सर्वे हुआ वहाँ पर एंगल ऑफ डिप देख लिया जाता है कि चट्टानों का झुकाव किधर है और कितने डिग्री का है, कितने जाविये का है। तो उस लिहाज से अब अंदाज लगाया गया कि भाई कोर्स ग्रेन सैंडस्टोन इस पहाड़ी में मान लिया कि 100 फीट ऊपर मिल रहा है या 100 गज ऊपर मिल रहा है या 100 मीटर ऊपर में, जो भी आप समझिए, और एंगल ऑफ डिप कम है तो समझिए कि कई 100 मीटर जाके या कई 100 फीट जाके वो चट्टान ज़मीन के नीचे उतनी गहराई में मिलेगी। आप समझे, मतलब ये है कि अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल का तो वहीं के वहीं एक आध मीटर ही मिल गया, लेकिन अगर यानी एक आध मीटर गहराई मिल गया, लेकिन अगर उसका एंगल ऑफ डिप न्यूनतम है तो काफ़ी दूर जाने के बाद वो वेल साइट देखा जाए कि भाई यहाँ पर ये वेल साइट रखी जाए, यहाँ पर ड्रिलिंग की जाए, क्योंकि वो चट्टान जो वहाँ पर मिली है उस पहाड़ पर वो ज़मीन के नीचे इतनी गहराई में यहाँ पर है। उसके लिए जियोफिजिकल सर्वे भी कर लिया जाता है कि भाई वो जो चट्टानें हैं किस किस किस्म की हैं, कितनी कितनी दूर है, उनमें ख़ास तौर से मैराइन सेडिमेंट्री रॉक का भी ध्यान रखा जाता है। ये जियोफिजिकल सर्वे से मालूम हो जाता है। अब वहाँ पर जाके ड्रिलिंग की गई तो एक्चुअल जब ड्रिलिंग होती है तब एज का पता चलता है, इन्वायरमेंट का पता चलता है। उसके लिए यह है कि अगर कटिंग सैंपल लिए गए तो एग्जैक्ट एज नहीं मालूम होती, ना एग्जैक्ट इन्वायरमेंट मालूम होता है, क्योंकि वो तो मिश्रित है ना, यंगर एज वाले भी और अलग अलग एटमॉस्फेयर या इकोलॉजी के सब मिश्रित नमूने, तो आप एकदम यकीन के साथ नहीं कर सकते और विश्वास के साथ बस कोर से ही मालूम हो सकता है कि इतनी गहराई में ये कोर है, इस एज का है और इस इन्वायरमेंट में मिला। मान लिया अगर ऊपर के हिस्से में कोर के मिल गया इसको लिथास वर्टिकल और मिला मान लिया 10 मीटर तक, तो आप समझिए कि 10 मीटर थिकनेस की जो पहाड़ी थी परतदार चट्टान, ये तो बनी है अपने शैलो वाटर कंडीशन में। उसके बाद अब नीचे और आए, देखते गए, पता चला कि भाई अरे 40 वो मीटर नीचे तो कॉन्ड्राइट मिला। कॉन्ड्राइट ज़ा ब्लैक टाइप का होता है और नतीजा क्या निकला कि ये ब्लैकिश होने से पता चला कि वहाँ पर रिड्यूसिंग कंडीशन थी और ये रिड्यूसिंग कंडीशन का फॉर्म है जो इन्वायरमेंट उसके लिए सूटेबल था। इस तरह से करके वो कॉलम बनाया जाता है, जियो टेक्निकल ऑर्डर बनता है पहले, फिर कॉलम बनाया जाता है। ड्रिलिंग में पता चलता रहता है, पहले तो अंदाज से लगा लिया जाता है कि भाई यहाँ पर जब हमने देख लिया पहाड़ पर इतनी इतनी ऊंचाई पर ये सैंड स्टोन, क्ले स्टोन, लाइम स्टोन सब मिल रहा है, उससे अंदाज लगा लिया कि इतनी दूर जाने पर इसी स्टाइल में लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, क्ले स्टोन
इसी सिस्टम से नीचे गहराई में मिलेगा, ये एक अंदाज लगा लिया जाता है। और उससे उसकी स्टडी अगर रेडियोमेट्रिक डेटिंग से हो गई तो पता चल जाता है, या फॉसिल्स के बेसिस पर हो गई तो पता चल जाता है। इस तरह से जब ओरिजिनल ज़मीन पर पहाड़ का मालूम हो जाता है, फिर ड्रिल करके वास्तविकता मालूम की जाती है कि किस डेप्थ में क्या है। जैसे 4000 डेप्थ मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पर ये है डेकन ट्रैप है, उसी के ऊपर तमाम उसकी मतलब सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल और वगैरह वगैरह सब है। कलोल फॉर्मेशन डिफरेंट रंग की है, भूरी, काली, सफ़ेद, येलो, ये सब है। अब उससे ये हुआ कि जब ड्रिल हो गया तो हमने अब ड्रिलर्स को वो कहा कि भाई हमें तो कोर चाहिए। वो लोग बहुत एक तरह समझिए कि सोचते हैं कि यार इतने तो निकालने पड़ेंगे, ये पाइप्स, इतने पाइप्स निकालने पड़ेंगे, 1000-2000 पाइप्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एक पाइप यानी आप ये समझिए कि एक स्टैंड 27 मीटर का होता है। 9 मीटर वो इस तरह से 9 मीटर का आमतौर से एक ये अभी क्या बताया था मैंने यार, वो पोल या वो जो निकाला जाता है, खैर वो अब वो स्टैंड जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर से कि केली और ड्रिलिंग मशीन का वो तोड़ने वाला, काटने वाला हिस्सा जाता है, तो वो सबको निकालना पड़ेगा। तो उन लोगों को उसे निकालने में 24 घंटे क्या 48 घंटे भी लग सकते हैं। तो इन लोगों को तकलीफ होती है कि खामखा की मेहनत। तो उन लोगों का जो ड्रिलिंग का जो एक तरह से एवरेज है, नतीजा है, वो उनका कम पड़ जाता है। तो लोग सोचते हैं कि शायद हमारी कारकर्दगी पर असर पड़ेगा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कोर निकालना कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन जियोलॉजिस्ट इंसिस्ट करता है नहीं भाई हमें कोर तो चाहिए, अगर आपको बंद करना हो बंद कर दिए, हम इसके आगे कहेंगे ही नहीं ड्रिलिंग करो। क्या फ़ायदा भाई ड्रिलिंग कर रहे हैं कि आपने एक तरह से कटिंग की शक्ल में कूड़ा ला के रख दिया, अब उसके अंदर से हम ढूंढ रहे हैं और कुछ मिल नहीं रहा है। अगर मिल भी रहा है तो पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए कोर लेना ज़रूरी है। फिर उसके लिए वहाँ बाहर से भी उनके बारे में, ड्रिलर्स के बारे में भी नहीं मानते तो शिकायत भेजी जाती बड़े अफसरों को कि उनको ज़बरदस्ती कहिए कि कोर निकालें। आखिरकार बड़ी जद्दोजहद, लड़ाई झगड़े के बाद ये ड्रिलर्स जियोलॉजिस्ट को तंग करके कोर निकालते हैं। हालांकि ये सब बताना अच्छी बात नहीं है, लेकिन चूंकि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और ये सब गुस्से में बता रहा हूँ कितनी तकलीफ़ें ये कोर निकालने में झेली जाती हैं। और नतीजा ये है कि सब बताने का मतलब सिर्फ ये है कि पेट्रोल किन मुश्किलों से निकलता है, जिसका अभी हम बाद में नतीजा निकालेंगे क्यों ये सब मैंने बताया। तो अब जनाब देखा गया कि जो हमारे नंदासन वेल है उसमें वेल नंबर 3, 5, 7, 13 ये सब में हमारे हर में कोई ना कोई किसी न किसी किस्म के, चाहे स्कूलिथास हो, चाहे ये हो अपना कॉन्ड्राइटिस हो, पैलियोफाइकस हो, जो भी हो, तय ये पाया गया कि ये सब ज़्यादातर ब्रेकिश वाटर कंडीशन के हैं। और ये ब्रेकिश वाटर कंडीशन रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट वाली, मैरीन तो है ही, लेकिन रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट की वजह से ये सूटेबल है, ऑयल के लिए सूटेबल है। और कई जगह कलोल फॉर्मेशन में ऑयल निकल भी रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कितना फ़ायदेमंद है अपना ये पेलियो टेक्नोलॉजी, यानी एंशेंट, ये जो आजकल की है एक तो टेक्नोलॉजी कह रही यानी जो मौजूदा ज़माने की है, लेकिन पेलियो टेक्नोलॉजी एंशेंट एनिमल जो रहा करते थे, जो अब मफकूदुल नस्ल हो गए, जो ख़त्म हो गए, जैसे 22 करोड़ साल पहले ट्राइलोबाइट, उनके चलने के निशान मिल गए। नरम तल पर पता चल गया कि उस ज़माने में 22 करोड़ साल पुरानी ये कोर है, और इसके सेडिमेंट जो हैं 22 करोड़ साल पुराने हैं। और नरम उस ज़माने में फर्श समुंदर था, यानी हाई टाइड और लो टाइड आती थी तो ये टाइडल फ्लैट था। टाइडल फ्लैट का मतलब यही होता है
जहाँ मद्दो जजर की कैफियत से सपाट मैदान बन जाता है। आप कहीं भी जाइए बीच पर तो वहाँ आप देखेंगे कि लाल लाल केकड़े छोटे बड़े हर साइज के उस पर टहलते रहते हैं। जब वही अगर उनके पैर के निशान प्रिजर्व हो गए, वो ट्रेस फॉसिल हो गए। ज़मीन पर भी आपको इससे पहले भी कई बार बता चुके हैं कि दीमक को देखिए, ट्रेस फॉसिल। गरीब अमीर आदमी को देखिए, पता चल गया जिस जहाँ रहता है वो उसका ट्रेस फॉसिल है। तो रहने वाले का पता चलता है कि कौन सा, मतलब ऐसी बात नहीं है कि एक तरह के ट्रेस फॉसिल में एक ही जानवर रहते हैं। ये भी हो सकता है कि मान लिया कोई बड़ा ट्रेस फॉसिल है तो उसके अंदर कोई छोटा जानवर भी रह सकता है। जैसे ये नहीं मतलब है कि अगर कोई गरीब आदमी मिल जाए बड़े आदमी घर में तो आदमी समझे कि नहीं भाई यही है, इसका घर है। या कोई अमीर आदमी मिल जाए गरीब आदमी झोपड़ी में तो समझे कि इसका घर है। वो तो भाई ट्रेस फॉसिल है, वो उसके अंदर जानवर रहते हैं। बड़े घर में छोटा वाला भी चला जाकर रहने लगा। लेकिन वहाँ पर तब ये देखना पड़ता है मेजॉरिटी किसकी है, उस खास किस्म के बरों में किस जानवर की मेजॉरिटी है रहने वालों की, उससे तय किया जाता है कि यहाँ पर यही लोग रहते हैं। जैसे मिसाल आपको दे दूं कि झोपड़पट्टी है, वहाँ एक अमीर आदमी मिल गया तो क्या आप कहेंगे कि ये अमीर आदमी का घर है? कभी नहीं। देखा झोपड़पट्टी तो गरीब। इसी तरह से अगर छोटे जानवर बड़े उसमें रह रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो उन्हीं छोटे जानवरों का घर होगा, बड़े का नहीं। क्योंकि बड़ा वो छोड़ के चला गया उस एरिया को, उसने अबंडन कर दिया, उसने दूसरी जगह बरो बनाई, अपने रहने का घर बनाया। लेकिन चूंकि छोटे जानवर नाजुक हैं, बगैर रीढ़ की हड्डी के हैं, अब वो अपने तौर से उतनी ताकत इकट्ठा करके यू शेप में जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध है, यानी ज़मीन की कशिश के खिलाफ, उतनी मेहनत से तो उन्होंने जनाब यू शेप का बनाया ताकि उनके शिकार जो हैं या ग़िज़ाएँ उसके अंदर आके ठहर सकें। इसी तरह से ईल मछली, वो भी कहा जाता है कि यू शेप के ही उसके अंदर रहना पसंद करती है, लेकिन उनका भरोसा बड़ा होता होगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि नंदासन के जितने वेल खोदे गए सब में जहाँ जहाँ सैंडस्टोन, शेल और किले थी, वहाँ वहाँ ट्रेस फॉसिल मिले। और वो ट्रेस फॉसिल इंगित करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर ब्रैकिश वाटर कंडीशन थी। उसके बाद लीजिए वो उसको फर्दर सप्लीमेंट करने के लिए माइक्रोपैलेंटोलॉजिकल स्टडी भी हो गई। वहाँ भी पता चल गया कि भाई ये जो माइक्रो फॉसिल्स हैं नमूडाइटिस वगैरह ईओसीन के हैं, ये ओलिगोसीन के हैं, या पैलियोलॉजिकल स्टडी भी हो गई। तो इस तरह से अगर आप पूछें कि ओएनजीसी में कितनी लैब्स हैं तो अनगिनत लैब्स हैं। जैसे जियोलॉजिकल लैब में तो 3-4 लैब यही हो गई, यानी माइक्रो फॉसिल्स की माइक्रोपैलेंटोलॉजी, जिसमें आप फोरामिनिफेरल स्टडी करेंगे, ऑस्ट्रोकोड्स, कोनोडोंट और रेडियोलेरिया, सब तमाम माइक्रो फॉसिल्स आ गए। उसके बाद पैलियोलॉजिकल स्टडी होगी, डाइनोफ्लैजिलेट्स, एक्रीटार्क और तरह तरह के पोलन ग्रेन्स एंड यानी ज़रे गुल और जिसे परागाणु कहते हैं, ये सब। अब उसके बाद फिर जब ये देखा कि है तो फिर ये सब तो भाई काम आ नहीं रहा है, तो किसी बिल में सिर्फ यही ट्रेस फॉसिल मिल रहे हैं तो लीजिए एक और ब्रांच, भाई वो एक्सपर्ट बुलाया गया पैलियोलॉजिस्ट कि आइए देखिए ट्रेस फॉसिल मिले हैं, अब आप क्या कहते हैं। फिर वो नतीजा निकालेंगे, हम अपना नतीजा देंगे, जो जियोलॉजिस्ट होता है, जो पैलियोलॉजिस्ट होता है, और जो पैलियोलॉजिस्ट है वो अपना नतीजा देगा। तब जाके पता चला कि नंदासन एरिया में और कलोल फॉर्मेशन में, कैम्बे बेसिन में तेल निकल रहा है और बहुत निकल रहा है। कंधार का जो आप समझिए ऑयल फील्ड है, अगर देखा जाए तो बॉम्बे ऑफशोर के बाद सबसे बड़ा वही है। हालांकि आसाम वगैरह में तेल निकल रहा है, ये बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर मेरे ख्याल से पैलियोलॉजिकल स्टडी नहीं हुई है। वहाँ पर यही
जो रस्मी स्टडी होती है, मतलब जो जैसे ये फोरामिनिफेरल स्टडी या पैलियोलॉजिकल स्टडी, बस ये होगी। सोर्स रॉक की स्टडी भी हुआ करती थी एक ज़माने में, लेकिन अब पता नहीं, बहरहाल हो सकता है होती हो। तो उसके अंदर, क्योंकि उसने तो बताया था आपको कि जो सोर्स रॉक के लिए शेल में जो होती है, तो पैलियोलॉजी, इसके जो पोलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल, हसास होते हैं गर्मी या तापमान के लिए, वो भूरे हो जाते हैं। थर्मल अल्टरेशन इंडेक्स कहलाता है, TAI। 2.5 से 3 हुआ तो वो ग्रे हो गए, मतलब ये हाँ भाई इसमें पेट्रोल मिलेगा। अगर वो 3 से ज़्यादा हो गया, भाई इसमें तेल नहीं मिलेगा। या 2.5 से कम हुआ तो भी तेल बनने ही की सलाहियत नहीं है। अब इसी तरह से इससे पहले ही बताया था कि अगर 5000 फीट से 20,000 फीट के बीच में ये चट्टानें बनी हैं, मतलब किसी कहीं ड्रिलिंग हो रही है और 5000 फीट से 20,000 फीट के बीच में ड्रिलिंग हुई और ये चट्टानें इस माहौल में बनी जो ब्रेकिश वाटर हो, नियर शोर हो, या ये शेलो मैराइन वाटर कंडीशन है, और वो ड्रिलिंग उस जगह हुई जहाँ पर जिस डेप्थ में 5000 और फीट और 20,000 फीट के बीच की चट्टानें, तब तो आपको तेल वहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि 5000 से ऊपर गए तो तेल नहीं मिलेगा, 5000 के 20,000 के नीचे गए तो तेल जल के भस्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको ये भी एंशेंट ट्रेस फॉसिल की भी स्टडी करनी है, इसकी भी माइक्रो फॉसिल पैलियोलॉजिकल स्टडी। अब जो इससे पहले हमने बताया कि बड़ी मुश्किल से बैरल मिलता है और बड़ी स्टडी होती है और बहुत पैसा खर्च होता है, ये सब कहने का मतलब ये है इसलिए कि हमें तेल मिल गया, हमें तो पता ही नहीं, गए सीधे पेट्रोल पंप, तेल भरा के लिए आए, पैसा अदा कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक वेल पर 45 करोड़ से 100 करोड़ तक लग गया, और कितनी मेहनत हुई। वहाँ पर 24 घंटे ड्रिलिंग चलती रहती है, आदमी सोने को मोहताज, शोर मच रहा है, पोल्यूशन है, वहाँ का भी पोल्यूशन होता है क्योंकि ये केमिकल से मट केमिकल बनते हैं जो ड्रिलिंग में काम आते हैं। मैंने ये नहीं कहा, कभी कहा कि पोल्यूशन वहाँ नहीं होता या पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई काम करेंगे तो गंदगी होना है, आप खाना खाएंगे तो मलमूत्र की शक्ल में, उसके लिए भी, इसके लिए जो है हमारे मोदी जी ने स्वच्छ भारत के तहत और देखा कि भाई ये सबका भी जो अखराज होता है, उत्सर्जन होता है, तो समुंदर, दरिया, ये सब गंदा होता है। और इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग ये ही हम लोग ही करते हैं कि वो 24 डिग्री से ज़्यादा सेंटीग्रेड पर तो AC चला दिया, ये सोच के बहुत, और रज़ाई ओढ़े हुए हैं, कंबल ओढ़े हुए हैं, ठंडक भी लग रही है, लेकिन चलाएंगे हम ज़्यादा AC पर जो नुकसानदेह है, इसलिए 24 डिग्री पर चलाइए। कोई ज़रूरी है कि आप हरित तलीय गैस के उत्सर्जन में सहायक बने। अब क्या है कि मीथेन, ये भी जानते हैं बहुत खतरनाक गैस है, नाइट्रोजन, ये अपनी जो अभी मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ये सब जहरीली गैसें हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग को न्योता देती हैं, आमंत्रित करती हैं, साथ ही साथ जिसके नतीजे में तापक्रम बढ़ता है। जो पहले वो आमतौर से 2.8 ppm पार्ट पर मिलियन ये हुआ करता था एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, 2.8, अब जनाब 380 ppm हो गया। आपने देखा कहाँ 2.8 ppm पार्ट पर मिलियन, यानी 10 लाखवें में या लाखवें में आप समझ लीजिए कि 2.8 हिस्सा, इतना कम, इतना माइन्यूट। अब कितना हो गया? 350, बल्कि इससे भी ज़्यादा बढ़ गया। नतीजा क्या हुआ कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कहीं ज़्यादा वो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ गया। वहाँ ये जो हरित तली गैसें हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसेस, उन्होंने
केमिकल रिएक्शन किया, ओजोन की परत तोड़ दी। नतीजा ये है कि ये अल्ट्रावायलेट रेज आने लगी। यही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग से दिनों में जो 100 डेज का बारिश का दिन हुआ करता था, दिन तो कम हो गए लेकिन मिकदार बढ़ गई। यानी एकदम से कोई जैसे आपको रोजाना जैसे 100 ग्राम खाना खिलाए, आप कहेंगे खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक ही दिन में आपको पूरे महीने का खाना खिला दे तो आपका क्या नतीजा होगा? वही हाल हमारी जमीन के साथ लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं, वो खर्च करके गैस, ऑयल यानी पेट्रोलियम और कोयला। नतीजा क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। बार बार ग्लोबल वार्मिंग इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि लोगों में बस जाए कि एक श्राप है, इस श्राप से हमें मुक्त पाना है। वरना क्या होगा कि ये जो 1.5 डिग्री से बढ़ा और 2.5 तक पहुंचा, तभी चलिए अभी फिर भी बेहतर है। यहाँ 2.7 डिग्री हुआ तो बड़े बड़े तूफान आएंगे, बड़ी बड़ी तमाम यानी गर्मी की वजह से एक तो ये होगा, तमाम बीमारियां आ जाएंगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, धूल के सूखा, चूंकि कम बारिश हुई सूखा ज़्यादा पड़ेगा। तो ये जो अपनी ज़मीन है ये धूल का कटोरा बन जाएगी। नतीजा हवा चली तो कण उड़ के उसके अंदर शामिल हो जाएंगे नमी वाली एरिया में। कुहासा जिसे बोलते हैं, स्मॉग पैदा होगा। और स्मॉग जैसे दिल्ली में बहुत आम है, इससे दमे की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं, और ये तो हम कह नहीं सकते कि कोरोना भी हो सकता है इन्हीं सब अभिशाप की वजह से हो, क्या पता। अब नई रिसर्च बताएगी क्या हुआ, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना जो है मैन मेड है, कुछ लोग कहते हैं नहीं बैड से हुआ है। अब ये ऊपर वाला जाने कैसे हुआ, उस पर काम जारी है। लेकिन जो हमारे हाथ में है उसको तो कम से कम देखना चाहिए कि हम कम से कम गैस इस्तेमाल करें, पेट्रोल इस्तेमाल करें, कम से कम कोयला इस्तेमाल करें, और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका भी हम ख़ास तौर से बिजली का कम से कम इस्तेमाल करें। और जैसे कहीं जाना है तो बत्ती बुझा दी जाए, एसी वगैरह वो बंद कर दिया जाए, रेफ्रिजरेटर वगैरह से भी ये जो गैसें निकलती हैं वो बंद कर दी जाए। एयर कंडीशनर से ख़ास तौर से ज़्यादा गैसें बरामद होती हैं। नतीजा ये है कि हमें अपनी इसके प्रति बहुत जागरूक रहना है। जैसे 27,000 से कहीं ज़्यादा पेड़ कट जाते हैं, जंगल के पेड़, ये किसके लिए? ये टिश्यू पेपर के लिए। अब ये टिश्यू पेपर अगर कम इस्तेमाल किए जाए तो क्या बुरा है। कचरा 450-500 साल ये प्लास्टिक का कचरा करने में लग जाता है, 50 साल में 100 गुना कचरा समुंदर में जा करके उसने वहाँ के जानवरों को नुकसान पहुँचाया। ये सब जनहित में नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे वो LED बल्ब होता है उसे इस्तेमाल करें, ये आइडियल रनिंग जो होती है उसको ख़त्म करें, पूल में जाएं, कार में जैसे जाना है तो कई लोग एक साथ मिल कर के एक जगह जाएं, पब्लिक सवारियां इस्तेमाल करें। ये नहीं कि एक अकेला आदमी बैठा कार में चल दिया, इससे वो पेट्रोल की खामखा की मतलब ये होगी, खर्च होगा। क्योंकि एक दिन ये खत्म हो जाने वाली पेट्रोल एक चीज़ है, फिर हम क्या करेंगे? इसको भी देखना है कि हमें अपनी नई पीढ़ी को भी पेट्रोल, गैस, कोयले को विरासतन देना है, उपहार में देना है, वरना वो लोग बहुत तकलीफ उठाएंगे। और यही ग्लोबल वार्मिंग है जिससे बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा। डेंगू वाला हम बता ही चुके हैं कि ये अनियमित बारिश यानी बेकायदा जिसे कहते हैं बारिश, कभी हो गई कभी नहीं हुई, उससे नमी बरकरार रह जाती है जिससे मच्छर पनपते हैं, ख़ासतौर से डेंगू के मच्छर
जो दिन ही में काटते हैं। और आप जानते हैं कि डेंगू कितनी खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। और इसके अलावा भी जब तेज बारिश हुई, बाढ़ वाली कैफियत आई, भूस्खलन हुआ, पहाड़ के ऊपर जो चट्टानें टूटी, क्योंकि हमारा हिमालय बहुत कमज़ोर किस्म का है, अभी ताज़ा बना है, रिसेंट का है, जबकि ये जो वेस्टर्न रीजन के पहाड़ हैं फिर भी मजबूत है। तो वो तकरीबन 1,29,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हैं, जिसमें यानी महाराष्ट्र और केरला, गुजरात और कर्नाटक ये सब आता है। ये सब वेस्टर्न घाट के हैं, लेकिन मजबूत हैं। ये कम सस्टेबल है, यानी हसास है, लेकिन हिमालयन रीजन बहुत ज़्यादा हसास है। जैसे ये उत्तराखंड का एरिया या हिमाचल के जितने भी दामन में एरिया हैं, इस पहाड़ के दामन में, सभी ये समझिए हसास हैं, वनरेबल हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के व्यू पॉइंट से, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर पिघलेंगे, बाढ़ आएगी, झीलें बनेगा, और जो पानी की समस्या है बजाय बहने के घटेगी ही, क्योंकि वो सब बह करके समुद्र में चला जाएगा। या इससे पहले भी आपको बताया कि समुद्र का तल ऊंचा होगा तो लीजिए नदी की तरफ आ गया, तो वो फ्रेश वाटर पानी जो है वो सब खत्म हो जाएंगे, हम आदमी प्यासे मरने लगेंगे। ये भयावह दृश्य हम बता नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ जगह ऐसा हुआ है। अभी भी हमें पेयजल मिलना मुश्किल हो रहा है, उस वक्त सोचिए क्या हालत होगी। इसलिए हमें चाहिए कि ग्राउंड वाटर लेवल के लिए भी हम लोग सचेत रहें, क्योंकि मैं तो ग्राउंड वाटर बोर्ड में भी था और मैंने वहाँ का सर्वे किया, पता ही चला कि वो जो पंजाब का एरिया है वहाँ वाटर माइनिंग हो रही है। वाटर माइनिंग का मतलब ये है कि जिस रफ्तार से पानी बाहर लिया जाए उसी रफ्तार से कुदरती तौर से पानी रिचार्ज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि वाटर को किस तरह से एहतियात के साथ खर्च करें, कि एक वो सिंचाई प्रणाली है जिसमें वो बूंद बूंद पानी से सिंचाई होती है, वो वाली प्रणाली लगाइए ताकि कम से कम पानी का इस्तेमाल हो। ये ख़ासतौर से वहाँ के लिए, पंजाब के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर माशाल्लाह बहुत सी दरिया हैं, लोग समझते हैं पानी की अफरात है। और लेकिन क्या होता है कि अब ग्लोबल वार्मिंग ने ये किया है कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो एक तरह से बहुत कम कर दिया, क्योंकि एकदम से बारिश हुई, वो जो भूतल के ऊपर ही पानी सब बह के समुद्र में चला गया, वेस्ट हो गया। दरिया के थ्रू बेशक गया, हालांकि आप ये कहेंगे कि जो ज़मीन करीब की ज़मीनें हैं वो तो वहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए पानी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ज़रूरत के वक्त तो पानी ग्राउंड वाटर से ज़रूरत से ज़्यादा निकाल लिया जाता है, तो कुदरती तौर से वो रिचार्ज नहीं हो पाता। नतीजा उसका क्या होता है कि वो स्कैर्सिटी हो जाती है, वाटर माइनिंग हो जाती है। तो हमारा यही आप लोगों से अनुरोध है और निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि ख़ास ख्याल रखिए कि आप सचेत रहें पर्यावरण के प्रति, अपने माहौल के लिए। माहौल के लिए सचेत ये होना है कि हर चीज़ की कम से कम न्यायोचित ढंग से इस्तेमाल किया जाए, और जो साइंटिस्ट सुझाएं उनके ऊपर थोड़ा अमल कर लें। और बल्कि इसके लिए तो मीटिंगें भी हों हर गांव में कि भाई ये जो यहाँ तालाब था अब सूख गया, इसको अब कैसे रिन्यू किया जाए, या जो पेड़ यहाँ इतने ज़्यादा थे ये क्यों काट दिए गए, या ये जो फसलें जलाई जाती हैं इससे जो पोल्यूशन होता है, फसलों के जो कंडे वंडे बचते हैं उसको बजाय इसके किसी और तरह से निकाला जाए, वो जला दिया जाता है, तो बड़े बड़े जंगल में आग लग जाती है। बल्कि गर्मी के मौसम में आग, भीषण आग लगने की आमतौर से घटनाएं होती रहती हैं कि पानी से आग बुझाई जा रही है, हवाई जहाज़ में से पानी बौछार करके आग बुझाई जा रही है। अब गर्मी बढ़ गई, जाहिर सी बात है कि उसमें ज़्यादा आग लगेगी। इसलिए हमें कोशिश यही करना है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रति सचेत रहना है, और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कम से कम करना है। यही हमारा आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद।